एंड मेजरमेंट टेक्निक्स। तो हमारी जो सीक्वेंस है टॉपिक्स की उसके हिसाब से अगर देखा जाए, सो दिस इज आवर टॉपिक नंबर 1। हमारी जो सीक्वेंस है टॉपिक्स की उसके हिसाब से देखा जाए, सो दिस इज आवर टॉपिक नंबर 1, दैट इज आवर वेरी फर्स्ट टॉपिक। टॉपिक का नाम आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है, टॉपिक का नाम है फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट टेक्निक्स। Because the name of this chapter starts with physical quantities, so first of all it would be better for us कि अगर हम ये define कर लें कि physical quantity होती क्या है, what is a physical quantity। देखिए physical quantity के बारे में मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि physical quantity is a feature of something that can be measured and that can be expressed in numbers। यानी कि फिजिकल क्वांटिटी जो है वो किसी भी चीज का ऐसा फीचर होती है विच कैन बी मेजर्ड, जिसके मेजरमेंट कर सकते हैं, एंड विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन नंबर्स, जिसको हम नंबर्स में बता सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, वेट, स्पीड एटसेट्रा आर फिजिकल क्वांटिटीज। देखें यहाँ पे दो शर्त हैं। फिजिकल क्वांटिटी होने के लिए जो कंडीशन नंबर 1 है वो क्या है कि इट शुड बी मेजरेबल, यानी कि यू कैन मेजर इट, एंड नंबर 2, it can be expressed in numbers, you can express it in numbers। अगर मैं आपसे कहूं कि भाई इस कमरे का टेम्परेचर, इफ आई टॉक अबाउट द टेम्परेचर ऑफ दिस रूम, तो इस कमरे का जो टेम्परेचर है क्या वो मेजरेबल है, क्या उसको हम मेजर कर सकते हैं? तो जवाब ये है कि बिल्कुल कर सकते हैं, थर्मोमीटर से मेजर कर सकते हैं। दूसरा सवाल ये है कि क्या इस कमरे के टेम्परेचर को हम नंबर्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं? तो जवाब ये है कि बिल्कुल एक्सप्रेस कर सकते हैं। टेम्परेचर होता है 20 डिग्री सेंटीग्रेड, 50 डिग्री फ़ारेनहाइट, 30 डिग्री जो है सेंटीग्रेड, और 100 केल्विन वगैरह। सिमिलरली अगर मैं बात आपसे करूं मास की, तो क्या किसी चीज के मास को मेजर किया जा सकता है? तो जवाब ये है कि बिल्कुल मेजर किया जा सकता है। मास को आप किसी भी फिजिकल बैलेंस के जरिए मेजर कर सकते हैं। दूसरा सवाल ये है कि क्या मास को हम नंबर्स में बता सकते हैं? तो जवाब ये है कि बिल्कुल बता सकते हैं। मास को आप नंबर्स में बता सकते हैं, मास 2 किलोग्राम है, मास 5 किलोग्राम है, मास 6 किलोग्राम है। तो ये जो मास हो गया, टेम्परेचर हो गया, वेट हो गया, स्पीड हो गई, लेंथ हो गई, टाइम हो गया, ये सब क्या है? ये सब फिजिकल क्वांटिटीज। सो इन शॉर्ट फिजिकल क्वांटिटी इज एनीथिंग या एनी फीचर ऑफ समथिंग विच कैन बी नंबर 1 मेजर्ड एंड नंबर 2 विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन नंबर्स। हर किसी चीज का वो फीचर जिसको मेजर किया जा सकता है, जिसको नंबर्स में एक्सप्रेस किया जा सकता है, वो फिजिकल क्वांटिटी है। करंट, वोल्टेज, पावर, मोमेंटम, स्पीड, मूवमेंट, डेंसिटी, वॉल्यूम, एरिया, क्या जो है वो चार्ज या एनर्जी, ये सब चीजें क्या हैं? वी कैन मेजर ऑल ऑफ देम एंड वी कैन एक्सप्रेस ऑल ऑफ देम इन नंबर्स, सो ऑल ऑफ देम आर फिजिकल क्वांटिटीज। नाउ an instrument used for the measurement of a physical quantity has a scale marked in units। अब इस सेंटेंस का मतलब समझें। फॉर एग्जाम्पल कोई एक फिजिकल क्वांटिटी है, फॉर एग्जाम्पल आपको लेंथ नापनी है, ठीक है? लेंथ इज अ फिजिकल क्वांटिटी। अब लेंथ नापने के लिए आपको इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे। फर्स्ट करें आपने इंस्ट्रूमेंट यूज किया मीटर रूल। तो जब आप मीटर रूल के जरिए लेंथ को मेजर करेंगे तो मीटर रूल के अंदर क्या होंगी? मार्किंग्स होंगी, डिविजन्स होंगी, होंगी नहीं होंगी? इसी तरह फर्स्ट करें आपको टेम्परेचर मेजर करना। टेम्परेचर मेजर करने के लिए आप एक इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे। लेट्स से आपने इंस्ट्रूमेंट यूज किया थर्मोमीटर। जब आप थर्मोमीटर यूज करेंगे तो उसके अंदर भी क्या होगा? मार्किंग्स हुई हुई होंगी, डिविजन्स हुई हुई होंगी। इसी तरह लेट सपोज कि आपको एक फिजिकल क्वांटिटी मेजर करनी है करंट। करंट मेजर करने के लिए आप कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे? लेट से आप इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं एमीटर। एमीटर जो होगा उसमें इस तरह का स्केल बना हुआ होगा, इस तरह से डिविजन्स बने हुए। अब ये तीनों स्केल्स जो कि डिफरेंट क्वांटिटीज नाप रही हैं, इसमें जो डिविजन्स बनी हुई है, लेट से 0 1 2 3 4, इसमें डिविजन्स बनी हुई है 0 1 2 3 4 5, इसमें डिविजन्स बनी हुई है 0 1 2 3 4। अब आप अपना कॉमन सेंस यूज करें, यूज योर कॉमन सेंस, और आप देखेंगे इन तीनों स्केल्स में जो मैंने डिविजन्स लिखी हैं, इनके आगे कुछ लिखा हुआ होगा।
फॉर एग्जाम्पल अगर ये मीटर रूल है ऊपर वाला, तो 0 1 2 3 4 के आगे या तो लिखा हुआ होगा सेंटीमीटर, या लिखा होगा मीटर, या लिखा होगा मिलीमीटर। सिमिलरली अगर आप एक थर्मोमीटर यूज कर रहे हैं, तो थर्मोमीटर में तो 0 1 2 3 4 5 लिखा हुआ है, इसके आगे लिखा हुआ होगा सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट, केल्विन एक्सेट्रा। इसी तरह अगर आप एमीटर यूज कर रहे हैं, तो एमीटर के जो नंबर्स हैं उसके आगे लिखा हुआ होगा एम्पियर, मिली एम्पियर, माइक्रो एम्पियर एक्सेट्रा। तो जरा आप अपना कॉमन सेंस इस्तेमाल करके मुझे बताएं कि ये सेंटीमीटर, मीटर और मिलीमीटर क्या है, या ये सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन ये क्या है, या ये एमीटर, मिली या सॉरी एम्पियर, मिली एम्पियर, माइक्रो एम्पियर क्या है। तो बेसिकली जो मैंने सेंटीमीटर, मीटर या मिलीमीटर लिखा है, ये बेसिकली यूनिट्स हैं। और ये किसकी यूनिट्स हैं? ये लेंथ की यूनिट्स हैं। इसी तरह जो सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट और केल्विन लिखा हुआ है, ये क्या है? ये यूनिट्स हैं। और ये किसकी यूनिट्स हैं? ये टेम्परेचर की यूनिट्स हैं। इसी तरह जो एम्पियर, मिली एम्पियर, माइक्रो एम्पियर लिखा हुआ है, ये भी क्या है? ये भी यूनिट्स हैं। और ये किसकी यूनिट्स हैं? ये करंट की यूनिट्स। मकसद कहने का ये है कि अगर आपके पास कोई फिजिकल क्वांटिटी है, तो उस फिजिकल क्वांटिटी को न्यूमेरिकली एक्सप्रेस करने के लिए आपको एक चीज चाहिए, और वो चीज क्या कहलाती है? यूनिट्स कहलाती है। अगर यूनिट नहीं होगी, तो आप किसी फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। आप एक मिनट के लिए इमेजिन करें, मैं कहूँ कि किसी चीज की लेंथ जो है 2 है, या मैं कहूँ कि यार इस क्लास को शुरू हुए हुए 30 हो गई, या मैं कहूँ कि आज इस कमरे का टेम्परेचर तो भाई 27 हो। इन तीनों एक्सप्रेशन में कुछ मिसिंग है। इन तीनों एक्सप्रेशन में कुछ मिसिंग है। जब मैं आपसे कहूंगा लेंथ 2 है, तो आपको सवाल होगा कि लेंथ 2 तो है, लेकिन क्या है? 2 मीटर है, 2 सेंटीमीटर है, 2 किलोमीटर है, यानी कि इसमें क्या मिसिंग है? यूनिट मिसिंग है। जब आप बोलते हैं कि इस क्लास को शुरू हुए 30 हो गए, तो आप बोलेंगे 30 क्या हो गए भाई? 30 मिनट्स हो गए, 30 सेकेंड्स हो गए, 30 आवर्स हो गए, तो यहाँ पर क्या मिसिंग है? यूनिट मिसिंग है। जब आप बोलते हैं इस कमरे का टेम्परेचर 27 है, तो आप बोलेंगे 27 तो है, लेकिन सेंटीग्रेड है, फ़ारेनहाइट है, तो यहाँ पर क्या मिसिंग है? यूनिट मिसिंग। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस डिस्कशन से आपको ये इंपॉर्टेंस पता चली कि बगैर यूनिट के आप किसी फिजिकल क्वांटिटी को प्रॉपरली एक्सप्रेस नहीं कर सकते। बगैर किसी यूनिट के आप किसी फिजिकल क्वांटिटी को प्रॉपरली एक्सप्रेस नहीं कर सकते। तो दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिट। अब जो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, ठीक है, उनकी दो कैटेगरीज होती हैं, बेसिक या बेस, और दूसरी ड्राइव्ड। अब ये ड्राइव्ड जो होती हैं, इनको फिर हम बाद में कभी देखेंगे। बेस यूनिट्स जो होती हैं, वो उनमें से कुछ यूनिट की एग्जांपल यहाँ पे दी हुई है क्वांटिटीज की। लेंथ एक बेस क्वांटिटी है, मास एक बेस क्वांटिटी है, और टाइम एक बेस क्वांटिटी है। इन बेस क्वांटिटीज में मैं अभी और मजीद बात करता हूँ। उससे पहले मैं चाहूंगा कि एक सैम्पल क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर लें। ठीक है, ये सैम्पल क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर लें। आपको कुछ भी नहीं करना है। आपको सिर्फ ये करना है कि देखें इस वाले कॉलम में मैंने कुछ नाम लिखे हैं, कुछ फीचर्स लिखे हैं। आपको इनके कॉरेस्पॉन्डिंग सामने वाले कॉलम में टिक करना है कि जो मैंने लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ है, ये एक फिजिकल क्वांटिटी है या फिर ये एक यूनिट है। फॉर एग्जाम्पल पहला वाला मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। मैंने पहले जो है रो में लिखा हुआ है लेंथ ऑफ अ रूम। तो आपके ख्याल में जो लेंथ होती है किसी रूम की, वो एक फिजिकल क्वांटिटी होती है या यूनिट होती है? तो मेरे ख्याल में किसी रूम की जो लेंथ होती है वो एक फिजिकल क्वांटिटी होती है, वो कोई यूनिट नहीं होती। ठीक है, तो अब मैं आपको पूरा 1 मिनट दे रहा हूँ, आप इस 60 सेकेंड्स में ये टेबल फटाफट फिल कर लें जल्दी से। अच्छा देखिए, इसको सॉल्व कर लेते हैं। अगर हम बात करें डिग्री सेंटीग्रेड की, तो डिग्री सेंटीग्रेड बेसिकली एक यूनिट है। और ये यूनिट किस चीज की है? ये टेम्परेचर की यूनिट है। डिग्री सेंटीग्रेड हम इस्तेमाल करते हैं टेम्परेचर को एक्सप्रेस करने के लिए। एरिया, एरिया फॉर टेबल, एरिया जो है उसको हम मेजर करते हैं। तो जिससे इसको मेजर करते हैं वो फिजिकल क्वांटिटी होती है। तो एरिया इज अ फिजिकल क्वांटिटी। न्यूटन, न्यूटन जो है बेसिकली इसको स्मॉल एन से लिखेंगे। स्मॉल एन से जब किसी साइंटिस्ट का नाम लिखते हैं, तो वो बेसिकली एक यूनिट होती है। न्यूटन जो है वो फोर्स की यूनिट है। न्यूटन इज अ यूनिट, एंड इट इज अ यूनिट ऑफ फोर्स। टेम्परेचर जो है वो एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसको हम मेजर करते हैं। स्पीड ऑफ अ कार, स्पीड इज ऑल्सो अ फिजिकल क्वांटिटी जिसको हम मेजर करते हैं।
एंड ओम जो है बेसिकली ओम इज अ यूनिट एंड दैट यूनिट इज यूज्ड फॉर रेजिस्टेंस। जब हम आगे इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ेंगे, इट इज अ यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। तो बेसिकली बस ये आपको टेबल फिल कराने का जो मकसद था वो ये था कि आपको एक इंट्रोडक्शन दिया जाए कि फिजिकल क्वांटिटी क्या चीज़ होती है और यूनिट जो है वो क्या चीज़ होती है। और आगे चलते हैं। एसआई यूनिट्स। एसआई यूनिट्स जो है बेसिकली एब्रीविएशन है, और ये एब्रीविएशन है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स का। एसआई यूनिट्स जो है उसमें हमने जो है हर क्वांटिटी की एक यूनिट को जो है वो सेलेक्ट किया हुआ है, और वो यूनिट जो है इंटरनेशनली रिकग्नाइज की जाती है। मिसाल के तौर पर अभी हमारी बात हो रही थी लेंथ की। तो लेंथ एक फिजिकल क्वांटिटी है। इसकी यूनिट्स हमारे सामने आई थी मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, किलोमीटर, माइल्स, एटसेट्रा। ये सब लेंथ की यूनिट है। लेकिन जो इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड यूनिट है ना लेंथ की, वो मीटर है। सिमिलरली अगर हम टाइम की बात कर लें तो टाइम की यूनिट सेकंड भी है, टाइम की यूनिट मिनट्स भी है, टाइम की यूनिट्स आवर्स भी है, टाइम की यूनिट डेज भी है, एटसेट्रा एटसेट्रा। लेकिन जो इंटरनेशनली रिकग्नाइज यूनिट है ना टाइम की, वो इंटरनेशनली रिकग्नाइज यूनिट जो है वो सेकंड है। इसी तरह आप मास की बात कर लें तो मास यूनिट ग्राम भी है, मास यूनिट मिलीग्राम भी है, मास यूनिट किलोग्राम भी है, एटसेट्रा एटसेट्रा। लेकिन जो इंटरनेशनली रिकग्नाइज यूनिट है मास की, वो किलोग्राम। तो बेसिकली जो इंटरनेशनली रिकग्नाइज यूनिट होती है किसी भी क्वांटिटी की, वो उसकी एसआई यूनिट कहलाती है। क्या कहलाती है? उसकी एसआई यूनिट कहलाती है। तो लेंथ की एसआई यूनिट मीटर है, टाइम की एसआई यूनिट सेकंड है, मास की एसआई यूनिट किलोग्राम है। इसी तरह से हर क्वांटिटी की एक यूनिट उसकी एसआई यूनिट होती है। जैसे करंट की एसआई यूनिट एम्पियर है, टेम्परेचर की एसआई यूनिट केल्विन है, वेट की एसआई यूनिट न्यूटन है, पावर की एसआई यूनिट वॉट है, एटसेट्रा एटसेट्रा। आपको इन यूनिट से ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। एज वी विल प्रोग्रेस इन द सिलेबस, जैसे हम सिलेबस में प्रोग्रेस करते रहेंगे, वैसी वैसी जो है ये आपकी यूनिट्स जो है उससे आप फेमिलियर होते रहेंगे और आप इससे यूज टू होते रहेंगे। एसआई यूनिट्स में से 5 यूनिट्स ऐसी होती हैं जिनको हम बेसिक एसआई यूनिट कहते हैं या बेस एसआई यूनिट कहते हैं। तो एसआई यूनिट्स में से 5 यूनिट्स ऐसी होती हैं जिनको हम बेस एसआई यूनिट या बेसिक एसआई यूनिट कहते हैं। वैसे टोटल तो ये 7 होती हैं, लेकिन हम 7 पे बात नहीं करेंगे, हम 5 पे बात करेंगे। ठीक है। तो 5 एसआई यूनिट्स ऐसी होती हैं जिनको हम बेस एसआई यूनिट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लेंथ की यूनिट मीटर, मास की यूनिट किलोग्राम, टाइम की यूनिट सेकेंड, टेम्परेचर की यूनिट केल्विन, और इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट एम्पियर। तो ये 5 जो यूनिट्स हैं, मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, केल्विन, एम्पियर, इनको हम बेस एसआई यूनिट्स कहते हैं। और इन 5 बेस एसआई यूनिट्स से जो रेलिवेंट क्वांटिटीज हैं, यानी कि लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर और करंट, इनको हम बेस क्वांटिटी कहते हैं। आपको अगर ये याद हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये याद करते वक्त आप इस बात को जरा जो है वो टेक केयर ऑफ दिस थिंग, के आप याद करते हुए इस बात का ख्याल रखिएगा कि आपको ये याद करना है कि क्वांटिटी कौन सी है और यूनिट कौन सी है। मिसाल के तौर पर टेम्परेचर एक बेस क्वांटिटी है और केल्विन एक बेस यूनिट है। ठीक है। टेम्परेचर एक बेस क्वांटिटी है, और जो वो है टेम्परेचर जो है वो एक बेस क्वांटिटी है, और केल्विन जो है वो एक यूनिट है, बेस यूनिट है। ऐसी लेंथ जो है वो बेस क्वांटिटी है, और जो मीटर है वो बेस यूनिट है। ऐसी मास जो है वो बेस क्वांटिटी है, और किलोग्राम जो है उसकी बेस यूनिट है। टाइम जो है वो बेस क्वांटिटी है, और सेकंड जो है उसकी बेस यूनिट है, एंड सो ऑन एंड सो फॉर। आगे चलते हैं। अगला जो कॉन्सेप्ट है वो कहलाता है स्टैंडर्ड नोटेशन। अगला कॉन्सेप्ट हमारा क्या कहलाता है? स्टैंडर्ड नोटेशन कहलाता है। स्टैंडर्ड नोटेशन क्या होता है? स्टैंडर्ड नोटेशन ये होता है कि व्हेन अ लार्ज और अ स्मॉल वैल्यू इज रिटन इन द पावर ऑफ 10, देन इट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड नोटेशन या स्टैंडर्ड फॉर्म। या जब आपके पास कोई बहुत बड़ी वैल्यू होती है और बहुत छोटी वैल्यू होती है, उसको अगर आप 10 की पावर में अगर एक्सप्रेस करें, तो आप जब किसी बड़ी वैल्यू को या छोटी वैल्यू को 10 की पावर में एक्सप्रेस करते हैं, तो उससे हम क्या कहते हैं? उससे जो है हम स्टैंडर्ड नोटेशन कहते हैं। तो स्टैंडर्ड नोटेशन का मतलब है कि आप एक बहुत बड़ी वैल्यू को एक बहुत छोटी वैल्यू को 10 की पावर में एक्सप्रेस करें। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक वैल्यू लिखी हुई है 1000000, ये एक्चुअली 1 मिलियन लिखा है, या
1000 लिखा हुआ है। अब अगर इस 1000 को मैं अगर 10 की पावर में एक्सप्रेस करूं तो ये हो जाएगा 1 × 10⁶ तो ये इसकी स्टैंडर्ड नोटेशन है। इसी तरह से अगर 0.001 लिखा हुआ है, इसको मैं 10 की पावर में एक्सप्रेस करूं तो ये बन जाएगा 1 exponent 10⁻³ ये भी स्टैंडर्ड नोटेशन हो जाएगा। हमें इसकी जरूरत पड़ेगी और थ्रू आउट जरूरत पड़ती रहेगी, इवन फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ्स में हमें हर जगह 10 की पावर्स यूज करनी होती हैं। तो आई थिंक इट वुड बी अ गुड आइडिया कि अगर हम जरा 10 की पावर्स पे थोड़ा सा अपना जो है वो पॉलिश कर लें अपनी स्किल को, ताकि थ्रू आउट द सिलेबस जो है फिर हमें किसी डिफिकल्टी का सामना ना करना पड़े। देखिए बहुत सिंपल सा जो है वो रूल है, उसको आप समझ लें। सबसे पहले तो आप ये समझ लें कि इफ आई राइट अ वैल्यू, एनी वैल्यू, लेट सपोज इफ आई राइट अ वैल्यू 234, ठीक है। अगर जो है वो अगर मैं अब्दुल्ला ने क्वेश्चन किया है, लेट मी आंसर दिस क्वेश्चन। अब्दुल्ला ने क्वेश्चन किया है कि सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बेसिक फिजिकल क्वांटिटी एंड फिजिकल क्वांटिटी। यार देखो हमें इसके बारे में जानने की जरूरत नहीं है, ओ लेवल्स में आपसे सवाल नहीं किया जाएगा, ये एस का सवाल है। लेकिन चूंकि अब आपने सवाल कर लिया तो मैं जवाब दे देता हूँ। देखो जो बेसिक बेस क्वांटिटी होती है ना, ये आपके सिलेबस में नहीं है, पहले ही बता रहा हूँ ताकि आप इसको सीरियस ना लें, लेकिन बार समझ लें, तो समझना तो अच्छी बात है। बेस क्वांटिटी जो होती है उसमें और एक नॉर्मल क्वांटिटी में क्या फर्क होता है कि जो बेस क्वांटिटी होती है ना वो किसी से ड्राइव्ड नहीं होती, उसका कोई फॉर्मूला नहीं होता। जबकि जो ड्राइव क्वांटिटी होती है ना उसका फॉर्मूला होता है, वो ड्राइव होती है। मैं छोटी सी मिसाल देता हूँ, आपको 1 मिनट में समझ में आ जाएगी बात। मैं आपसे कहता हूँ स्पीड का फॉर्मूला क्या है। तो स्पीड का फॉर्मूला जो है वो है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड जो है वो डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड करने से आती है। लेकिन मैं आपसे बोलूँ कि टेम्परेचर का फॉर्मूला क्या है, तो टेम्परेचर का कोई फॉर्मूला होता है, टेम्परेचर किसी से ड्राइव नहीं होता। या अगर मैं आपसे बोलूँ करंट जो है वो कहाँ से आता है, तो करंट किसी से ड्राइव नहीं होता। या अगर मैं आपसे बोलूँ मास जो है उसका क्या फॉर्मूला है, तो मास का कोई फॉर्मूला नहीं होता, मास कहीं से ड्राइव नहीं होता। तो वो क्वांटिटीज जो कि कहीं से ड्राइव नहीं होती वो एब्सोल्यूट होती हैं, उनको हम बेसिक कहते हैं। और जो ड्राइव होती हैं जिनका फॉर्मूला होता है, स्पीड का फॉर्मूला है, वर्क का फॉर्मूला है, फोर्स का फॉर्मूला है, वोल्टेज का फॉर्मूला है, ये सब ड्राइव होती हैं। बट अगेन मैंने आपसे कहा कि ये आपसे कोई नहीं पूछ रहा, ये आपकी जो है जिम्मेदारी नहीं है। जब आप एएस में फिजिक्स पढ़ेंगे तो वहां पहले चैप्टर में आपको क्लियर पढ़ाया जाएगा कि बेस क्या होता है और ड्राइव क्या होता है। ठीक है। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं। जो हम बात कर रहे थे, हम बात कर रहे थे किसकी, हम बात कर रहे थे स्टैंडर्ड नोटेशन की, साइंटिफिक नोटेशन की। मैं ये कह रहा था कि सबसे पहले तो आप ये समझिए कि अगर कोई नंबर लिखा हुआ है, अभी जो मैंने आपके सामने नंबर लिखा हुआ है, क्या आपको इस नंबर में कहीं डेसिमल प्लेस नजर आ रहा है? तो जवाब ये है कि डेसिमल प्लेस नजर नहीं है। ठीक है। दूसरा सवाल, क्या आपको 10 की पावर नजर आ रही है? तो यहाँ पर आपको 10 की कोई पावर नजर नहीं आ रही है। अगर आपके पास एक नंबर विदाउट डेसिमल लिखा हुआ है और विदाउट 10 की पावर लिखा हुआ है, तो ये अंडरस्टूड होता है कि डेसिमल उसके लास्ट में होगा। यानी कि बेसिकली 234 का मतलब है 234 पॉइंट पॉइंट। आप चाहे तो जीरो भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं जानबूझ के नहीं लगा रहा जीरो। और उसकी 10 की पावर भी होती है, और वो 10 की पावर कितनी होती है? जीरो होती है। तो अगर मैं कहीं पर लिखूं 234, या मैं कहीं भी लिखूं 234 पॉइंट, या मैं कहीं भी लिखूं 234 × 10⁻⁻�0, तो ये बिल्कुल सही है। तीनों में कोई फर्क नहीं, एक ही बात है। तो पहले तो आपने ये समझा कि जब किसी नंबर को हम, होल नंबर को जब हम लिखते हैं विदाउट डेसिमल, तो बेसिकली डेसिमल उसके बिल्कुल लास्ट में होता है, राइट पर। और दूसरी बात है कि जब कोई नंबर बगैर 10 की पावर के लिखा हुआ होता है, तो एक्चुअली उसकी 10 की पावर जीरो होती है। जो कहता है। अच्छा, अब सेकंड रूल क्या है? सेकंड रूल ये है कि डेसिमल कहीं पर भी हो, लास्ट में हो, मिड में हो, शुरू में हो, कहीं भी हो, अगर आप डेसिमल प्लेस को एक राइट पर लेकर जाएंगे तो 10 की जो भी पावर होगी उसमें से आपको -1 करना है। और डेसिमल कहीं पर भी हो, उसको अगर आप एक लेफ्ट पर लेके जाएंगे तो 10 की जो भी पावर होगी उसमें आपको +1 करना होगा। ठीक है। एक मिनट रुके, मैं शायद उल्टा तो नहीं कह रहा। फॉर एग्जाम्पल, अगर कहीं पे लिखा हुआ है 24.24 × 10⁻⁴ तो अगर मुझे यहाँ पर इस डेसिमल को राइट पर लेके जाना है, यानी कि इधर लेके जाना है, तो मुझे यहाँ पर 10 की पावर को
-1 करना होगा। इसी तरह से अगर ये 24.24 इंटू 10⁴ लिखा हुआ था और मुझे यहाँ पर डेसिमल को एक लेफ्ट पे लेके जाना है तो मुझे 10 की पावर में +1 करना होगा। मैं सही कह रहा था, ठीक है। यानी कि इसको अगर मैं रीराइट करूं तो 24.24 को अगर मैं जो है वो 242.4 लिखूं तो 10⁴ से 10⁻³ हो जाएगा। इसी तरह अगर 24.24 को अगर मैं 2.424 लिखूं तो 10⁵ हो जाएगा। ये दो असूल हैं, ये दो बेसिक बातें हैं, अगर आपकी समझ में आ गई तो आप स्टैंडर्ड नोटेशन को बहुत सिंपली जो है वो लिख लेंगे। पहला असूल क्या है? पहला असूल ये है कि जब कोई नंबर होल नंबर होता है तो डेसिमल उसके राइट मोस्ट पर होता है। और दूसरा असूल ये है कि जब कोई नंबर बगैर 10 की पावर के लिखा होता है तो उसकी एक्चुअली 10 की पावर 0 होती है। और जो अगला जो सेट है स्किल का वो ये है कि आप डेसिमल किसी भी वैल्यू का डेसिमल अगर आप जो है वो एक जो है वो राइट पे लेके जाते हैं, अगर आप, ठीक है ना, एक डेसिमल प्लेस राइट पे लेके जाते हैं तो वो क्या होगा कि उसकी जो 10 की पावर है वो 1 डिक्रीज हो जाएगी। और अगर आप उसको जो है उस डेसिमल की जो डेसिमल प्लेस को जो अगर आप एक लेफ्ट लेके जाते हैं तो उसकी जो 10 की पावर होगी वो क्या हो जाएगी, वो इंक्रीज हो जाएगी। अब फर्ज करें कि मेरे पास एक वैल्यू है 43.4 इंटू 10⁻⁷ ठीक है। अब मैं जो है इसको 10 की पावर 5 में लिखना चाहता हूँ। किस में लिखना चाहता हूँ? 10 की पावर 5 में। अब अगर इसको मैं 10 की पावर 5 में लिखना चाहता हूँ तो पहले तो मेरा क्वेश्चन ये है कि पावर को मैं करना क्या चाहता हूँ? मैं पावर को इंक्रीज करना चाहता हूँ या मैं पावर को डिक्रीज करना चाहता हूँ? 10 की पावर 5 जो है इज अ बिगर नंबर देन 10 की पावर-7। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं 10 की पावर को इंक्रीज करना चाहता हूँ। दूसरा सवाल मेरा ये है कि जब 10 की पावर इंक्रीज होती है तो डेसिमल जो है वो राइट पे शिफ्ट होता है या लेफ्ट पे शिफ्ट होता है? जब पावर इंक्रीज होती है तो डेसिमल लेफ्ट पे शिफ्ट होता है और जब पावर डिक्रीज होती है तो डेसिमल राइट पे शिफ्ट होता है। मुझे पावर को -7 से -5 करना है, इनके पावर को कितना इंक्रीज करना है? 10 की पावर 2 इंक्रीज करनी है। तो मुझे डेसिमल को जो है वो दो प्लेसेस लेफ्ट पे लेके जाना है। यानी कि मैं इस डेसिमल को प्लेस को पहले 4.3 पे लेके जाऊंगा और फिर मैं इसको 0.4 पे ले जाऊंगा। तो मेरा जो फुल एंड फाइनल आंसर बनेगा बनेगा 0.434 एक्सपोनेंट -5। ठीक है। अच्छा, अब्दुल रहमान रिकॉर्डिंग के बारे में मुझसे पूछ रहे हैं। अब्दुल रहमान रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आपको, अगर अलग से मैं आपको एक सोल्यूशन बताऊंगा रिकॉर्डिंग किस तरह। ग्रुप पे शेयर नहीं होगी रिकॉर्डिंग, लेकिन मैं आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आपको। चलिए, अब ये काम करते हैं। यहाँ पर आपको इन वैल्यूज को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। अब आप 1 मिनट के लिए रुक कर जरा पहले स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब समझें। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब ये होता है कि जब आप किसी ऑब्जेक्ट को 10 की पावर में लिखेंगे तो डेसिमल से पहले एक नॉन जीरो डिजिट होना चाहिए। आई रिपीट, स्टैंडर्ड फॉर्म में किसी चीज को लिखने का मतलब ये होता है कि जब आप 10 की पावर में किसी चीज को लिखेंगे तो डेसिमल से पहले एक नॉन जीरो डिजिट होना चाहिए। मिसाल के तौर पे अगर मैं आपको ऊपर से एग्जांपल दे दूं तो यहाँ पर जब मैंने लिखा था 242.4 इंटू 10 पावर 3 एंड 2.424 इंटू 10 पावर 3, तो ये जो है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में इसलिए नहीं है क्योंकि डेसिमल से पहले कितनी डिजिट्स आ रही हैं, 1 2 3। लेकिन जो ये नीचे वाली वैल्यू है, जो इसको मैं इसी वैल्यू को मैंने री राइट करके लिखा है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में, क्योंकि डेसिमल से पहले कितनी डिजिट आ रही है, 1 डिजिट आ रही है। तो किसी वैल्यू को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का मतलब ये होता है कि आप उसको 10 की पावर में इस तरह से लिखें कि उसके डेसिमल प्लेस से पहले सिर्फ एक नॉन जीरो डिजिट आनी चाहिए। अब मैं सैंपल के तौर पे एक क्वेश्चन आपको करवा के दिखाता हूँ। अभी जो लिखा हुआ है हमारे सामने लिखा हुआ है 259.34। पहली बात तो ये कि 259.34
कि 10 की पावर कितनी है। मैंने आपसे कहा था कि जब कोई पावर जो है वो नहीं दी हुई होती है आपको, तो एक्चुअली 10 की पावर क्या होती है, 0 होती है। मुझे इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में मेंशन करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब ये होता है कि डेसिमल प्लेस जो है उससे पहले सिर्फ एक डिजिट होना चाहिए, यानी कि मेरा डेसिमल प्लेस 2 के बाद आना चाहिए। मेरा डेसिमल प्लेस अगर 2 के बाद आएगा तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाएगा, क्योंकि फिर डेसिमल प्लेस से पहले सिर्फ एक डिजिट हो। अभी डेसिमल प्लेस जो है 9 के बाद है, उसको उठा के मुझे यहाँ लेकर आना है। अब इस डेसिमल प्लेस को मुझे शिफ्ट करना है लेफ्ट पर, ठीक है। डेसिमल प्लेस को मुझे शिफ्ट करना है लेफ्ट पर, और कितने प्लेसेस शिफ्ट करना है, 2 प्लेसेस। तो अगर मुझे इसको लेफ्ट साइड पर 2 प्लेसेस पर शिफ्ट करना है, तो 10 की पावर जो है 2 मुझे जो है वो क्या करनी होगी, 10 की पावर 2 जो है वो मुझे इंक्रीज करनी है। क्योंकि हमने ये पढ़ा था कि जब आप जो है वो डेसिमल को लेफ्ट पे लेके जाते हैं तो पावर इंक्रीज होती है, और डेसिमल को राइट पे लेके जाते हैं तो पावर डिक्रीज होती है। जब इसको मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूंगा फुल एंड फाइनल, तो मैं जब 2.5934 लिखूंगा, तो 10 की पावर मेरी 0 थी, 0 के अंदर मुझे 10 की पावर 2 को ऐड करना है, तो मेरे 10 की पावर क्या हो जाएगी, 2। तो फुल एंड फाइनल आंसर क्या हो जाएगा कि 259.34 को जब स्टैंडर्ड नोटेशन में लिखा जाएगा तो 2.5934 इंटू 10 पावर 2 हो जाएगा। तो स्टैंडर्ड नोटेशन में लाने के लिए आपको डेसिमल को लेफ्ट पे लेके जाना है या राइट पे लेके जाना है, इस तरह से लेके जाना है कि डेसिमल से पहले लेफ्ट पर सिर्फ एक नॉन जीरो डिजिट आना चाहिए। तो अगर किसी भी नंबर के डेसिमल से पहले सिर्फ एक नॉन जीरो डिजिट आती है तो उसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं। और उसके लिए 10 की पावर जितनी भी लगाना पड़े आपको लगानी होगी। ये क्वेश्चन ट्राई करें, ये दो क्वेश्चंस, ये दो क्वेश्चंस ट्राई करें, और फिर इनका जो आंसर आए वो आंसर मुझे चैट में आप लोग टाइप करके बताएं। चलिए देखें, मैंने आपसे कहा कि जो ये 0.000024 लिखा हुआ है, इससे पहले चूंकि 10 की कोई पावर नहीं है तो इसे हम 10 की पावर 0 कह सकते हैं। हमें इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में डेसिमल प्लेस यहाँ आना चाहिए, यानी कि जो पहला नॉन जीरो नंबर है उसके बाद आना चाहिए डेसिमल प्लेस। अभी डेसिमल प्लेस यहाँ पर है, तो हमें डेसिमल प्लेस को उठाकर यहाँ शिफ्ट करना है। यानी डेसिमल प्लेस को जो हमें शिफ्ट करना है उसको शिफ्ट करना है शिफ्ट टू द राइट। और कितने प्लेसेस शिफ्ट करना है, प्लेसेस जो है वो हैं 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 प्लेसेस को राइट पे शिफ्ट करना है। तो राइट का मतलब होता है कि पावर क्या होगी, राइट का मतलब है पावर डिक्रीज होगी। और कितनी डिक्रीज होगी, 5। तो जब मैं इसको 2.48 लिखूंगा, तो 10 की पावर 0 में से मुझे 5 माइनस करना है। 10 की पावर 0 में से जब 5 माइनस करूंगा तो ये हो जाएगा 2.48 एक्सपोनेंट -5। सिमिलरली यहाँ पर मुझे डेसिमल प्लेस इस जगह चाहिए, और अभी है यहाँ पर। तो डेसिमल प्लेस को मुझे यहाँ उठा के लेकर आना है, यानी कि इसको भी मुझे शिफ्ट करना है टू द राइट। शिफ्ट टू द राइट का मतलब ये है कि पावर क्या होने जा रही है, पावर डिक्रीज होने जा रही है। और कितने प्लेसेस शिफ्ट करना है, 2 प्लेसेस, तो पावर 2 डिक्रीज होने जा रही है। तो ये क्या बन जाएगा, 2.56। ऑलरेडी इसकी पावर -3 है, ऑलरेडी इसकी पावर -3 है, जिसमें से आपको 2 माइनस करना है। तो फुल एंड फाइनल जो इसकी पावर हो जाएगी वो 2.56 एक्सपोनेंट -5 हो जाएगी। ठीक है जी, ये भी हो गया। चलो अब इस पर आते हैं। ये एक ऐसा नंबर है जिसमें ना डेसिमल दिया हुआ है ना 10 की पावर दी हुई है। तो अंडरस्टूड है, पहली बात तो ये अंडरस्टूड है कि इसका जो डेसिमल होगा वो यहाँ होगा लास्ट में। और दूसरी बात ये कंफर्म है कि इसकी 10 की पावर क्या होगी, 0। स्टैंडर्ड नोटेशन का मतलब ये है कि मुझे डेसिमल प्लेस यहाँ चाहिए 8 के फॉरन बाद, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद मुझे डेसिमल प्लेस चाहिए, और डेसिमल प्लेस मेरा है यहाँ। तो मुझे डेसिमल प्लेस को फॉरन यहाँ पे शिफ्ट करना है इस जगह। तो इसको मुझे शिफ्ट कहाँ करना है, इसको मुझे शिफ्ट करना है लेफ्ट साइड पर, शिफ्ट टू द लेफ्ट। इसको मुझे शिफ्ट करना है लेफ्ट पर। और जब लेफ्ट पे शिफ्ट करते हैं तो उसकी वजह से 10 की पावर क्या होती है, उसकी 10 की पावर इंक्रीज होती है। और मुझे इसे कितने प्लेसेस शिफ्ट करना है, 1 2 3 4 5, 5 प्लेसेस शिफ्ट करना है। तो 10 की पावर मेरी 5 इंक्रीज होगी। तो दैट शुड बिकम 8.95687
10 की पावर इनिशियली 0 थी, उसमें 5 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये आपका फुल एंड फाइनल आंसर है, 8.95687 एक्सपोनेंट 5। तो एक सवाल और ट्राई कर लेंगे आप लोग। चलिए सवाल आप लोग ट्राई करें। ठीक है, आप में से जो है काफी सारे लोगों ने करेक्ट आंसर दिया। देखिए अभी हमारा डेसिमल प्लेस इस जगह पर है, एंड वी नीड टू शिफ्ट इट ओवर हियर। 1.5 हम बनाना चाहते हैं, तो हमें इसको शिफ्ट करना होगा टू द राइट। और उसको टू द राइट हम शिफ्ट करेंगे, इसका मतलब है कि पावर इज सपोज टू डिक्रीज। और ये पावर कितनी डिक्रीज होगी, 2 डिक्रीज होगी, -2। जब मैं इसको 1.5 करूंगा तो 10 पावर तो ऑलरेडी है, इसमें से 2 पावर डिक्रीज करनी है मुझे। तो दैट शुड बिकम 1.5 एक्सपोनेंट 6। तो आई होप कि ये बात आप लोगों की समझ में आई होगी। बाकी मैं आपको इनिशियली जो है प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। जैसे जैसे सिलेबस जो है वो आगे बढ़ता रहेगा और इस तरह की कैलकुलेशंस आप करते रहेंगे, क्वेश्चंस आते रहेंगे, तो इंशाल्लाह आपको और जो है वो ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग इसकी होती रहेगी। ठीक है, अब हम अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। और अगला टॉपिक हमारा है प्रीफिक्सेस। अगला टॉपिक हमारा क्या है, प्रीफिक्सेस। प्रीफिक्स क्या होती है, प्रीफिक्स बेसिकली हम जो है वो सर्टेन पावर ऑफ 10 को कहते हैं, जो कि किसी बड़ी वैल्यू या छोटी वैल्यू को, या किसी बड़ी या छोटी ऐसा यूनिट को एक्सप्रेस करने के लिए इस्तेमाल होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर कहीं पे लिखा हुआ है 2000 मीटर, तो उसको हम स्टैंडर्ड नोटेशन में लिख सकते हैं 2 × 10⁻10 मीटर। और जो ये 10⁻10 है, इसको हम इन शॉर्ट कहते हैं किलो। क्या कहते हैं, किलो, स्मॉल के। तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग 10⁻3 वी कैन सिंपली राइट के, दैट विल बिकम 2 किलोमीटर। इसी तरह फर्स्ट करें 0.001 लिखा हुआ है, तो स्टैंडर्ड नोटेशन में हो जाएगा 1 एक्सपोनेंट -3। तो अगर ये 0.001 सेकेंड लिखा हुआ है, तो स्टैंडर्ड नोटेशन में ये 1 एक्सपोनेंट -3 सेकेंड्स हो जाएगा। और जो 10⁻³ है, इसको इन शॉर्ट हम कहते हैं मिली, स्मॉल है, तो दैट विल बिकम 1 मिली सेकेंड। तो जिस तरह हम 10⁻+3 को किलो कहते हैं, ऐसे हम 10⁻³ को मिली कहते हैं। और हम जब प्रैक्टिकली जब ये यूनिट्स लिखते हैं, तो समटाइम्स वी राइट देम इन पावर ऑफ 10, एंड समटाइम्स इंस्टेड ऑफ राइटिंग इन पावर ऑफ 10 वी सिंपली यूज देयर प्रीफिक्स। तो किलो इज अ प्रीफिक्स, milli is a prefix, and these prefixes are basically the symbols given to a particular power of 10। एक पर्टिकुलर पावर ऑफ 10 को हमने कुछ सिंबल्स दिए हैं, और उन सिंबल्स को हम प्रीफिक्स कहते हैं। हमारे सिलेबस में ये प्रीफिक्सेस हैं जो कि इस्तेमाल हुई नहीं है, मतलब सिलेबस तो क्या खैर बस ये कि हमारी जो बुक है, पूरी बुक में थ्रू आउट ये जो है प्रीफिक्सेस यूज हुई हैं। इनको मैं आपको डिटेल से जो है मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ। देखिए 10⁻12 अगर कहीं पे यूज हो रही है तो उसको हम टेरा कहेंगे। 10⁻9 अगर कहीं पे यूज हो रही है तो उसको हम गीगा कहेंगे। 10⁻6 अगर कहीं पे यूज होगी तो उसको हम मेगा कहेंगे। 10⁻3 अगर कहीं पे यूज होगी तो उसको हम किलो कहेंगे। 10⁻−10 कहीं पर अगर यूज होगी तो उसको हम डेसी कहेंगे। 10⁻−2 अगर कहीं पे यूज होगी तो उसको हम सेंटी कहेंगे। 10⁻−3 अगर कहीं पे यूज होगी तो उसको हम मिली कहेंगे। 10⁻−6 अगर कहीं पे यूज होगी तो उसको हम माइक्रो कहेंगे। 10⁻−9 अगर कहीं पे यूज होगी तो उसको हम नैनो कहेंगे। और 10⁻12 अगर कहीं पे यूज होगी तो उसको हम पीको कहेंगे। ये जो 10 प्रीफिक्स हैं, इनके सिंबल जो हैं वो चेंज नहीं हो सकती। यानी कि टेरा की सिंबल कैपिटल टी है, इसको आपको कैपिटल टी ही लिखना पड़ेगा, इसको आप स्मॉल टी नहीं लिख सकते। गीगा की सिंबल कैपिटल जी है, इसको आपको कैपिटल जी ही लिखना पड़ेगा। ठीक है। अब्दुल्ला ने सवाल किया है कि क्या ये इंपॉर्टेंट है कि वी मेमोराइज ऑल प्रीफिक्सेस। यस, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ना सिर्फ इंपॉर्टेंट है, आपको खुद याद हो जाएंगी, फिक्र ना करें, सिलेबस में ये बार बार इतनी इस्तेमाल होंगी, आपको खुद याद हो जाएंगी, वरना बहुत सारे आंसर्स को समझने में आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। मैगा की सिंबल कैपिटल एम है, इसको कैपिटल एम ही लिखना है, स्मॉल एम लिखेंगे ये कुछ और बन जाएगा। किलो की सिंबल स्मॉल के है, इसको स्मॉल के ही लिखना पड़ेगा। ठीक है। तला ने सवाल किया है कि 0.156 एक्सपोनेंट 3 को हम 0.16 किलो लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं, बिल्कुल सही है आपकी ऑब्जर्वेशन।
इस डेसी की सिंबल स्मॉल डी है, सेंटी की स्मॉल सी है, मिली की स्मॉल एम है। माइक्रो की जो सिंबल है ना, ये इंग्लिश का लेटर नहीं है। ये आपको देखने में तो यू लग रहा है, ये एक्चुअली यू नहीं है, बल्कि ये इस तरह से है। और बेसिकली ये ग्रीक लेटर है। कौन सा लेटर है? ये इंग्लिश का लेटर नहीं है, ग्रीक लेटर है। और ग्रीक में इसको हम पढ़ते हैं म्यू। ग्रीक में इसको हम क्या पढ़ते हैं? म्यू। तो बेसिकली ये हमने माइक्रो को मेंशन करने के लिए एक ग्रीक लेटर यूज किया। बाकी सब चीजों को, सारी प्रीफिक्स को मेंशन करने के लिए हमने इंग्लिश लेटर यूज किया। नैनो के लिए हमने स्मॉल एन शो किया है, और पीको के लिए हमने स्मॉल पी शो किया। बस ये माइक्रो के लिए हम एक ग्रीक लेटर यूज करते हैं। देखने में तो यू लग रहा है, बट इट इज नॉट यू, इट इज म्यू। इट इज अ ग्रीक लेटर। अब आपको ये तीनों चीजें, तीनों चीजों का मतलब क्या है? तीनों चीजों का मतलब है प्रीफिक्स का नाम, प्रीफिक्स की सिंबल, और प्रीफिक्स की पावर ऑफ 10। ये आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। एग्जामिनर आपसे बिल्कुल पूछ सकता है कि भाई माइक्रो का मतलब क्या है या मिली का मतलब। और ये सारे जब हम कैलकुलेशंस करेंगे, हमारा आंसर कभी मिली सेकेंड में आया करेंगे, हमारे आंसर कभी किलोमीटर्स में आया करेंगे, हमारे आंसर कभी मेगावाट में आया करेंगे। तो हमें इनके बारे में पता होना चाहिए। अच्छी बात है अगर पता हो तो। अब मिसाल के तौर पर अगर मैं आपसे कहता हूँ कि यार मुझे कन्वर्ट करना है 0.00987 मीटर को मिलीमीटर में, मुझे कन्वर्ट करना है 0.00987 मीटर को मिलीमीटर में। तो ये तो मीटर लिखा हुआ है, या मिली लिखा हुआ है। अब मुझे रिकॉल करना चाहिए कि मिली क्या होता था। मिली 10⁻³ होता था। इसका मतलब ये हुआ कि इस एक्सप्रेशन में किसी तरह मैं 10⁻³ लिया हूं, तो ये मिली में चेंज हो जाएगा। अभी ये क्या लिखा हुआ है? अभी ये लिखा हुआ है 0.00987 × 10⁻⁻⁰ मीटर। तो ये मैंने आपको स्टैंडर्ड नोटेशन में थोड़ी देर पहले बताया है कि जब 10 की कोई पावर नहीं होती तो एक्चुअली 10⁻0 होती है। मुझे यहाँ पर जो रिक्वायरमेंट है वो है 10⁻³ तो अगर मैं 10 की पावर को 0 से -3 करना चाहता हूँ, तो मैं पावर को इंक्रीज करना चाहता हूँ या डिक्रीज करना चाहता हूँ? मैं पावर को डिक्रीज करना चाहता हूँ। और पावर डिक्रीज कब होती है? जब डेसिमल कहाँ पे शिफ्ट होता है? जब डेसिमल जो है वो शिफ्ट होता है आपके राइट साइड पर। जब डेसिमल जो है वो राइट साइड पे शिफ्ट होता है, तो फिर पावर जो है वो डिक्रीज होती है। अब अगर डेसिमल को मैं एक डेसिमल प्लेस यहाँ पर लिया हूँ, तो पावर -1 हो जाएगी। अगर डेसिमल को मैं दो प्लेसेस यहाँ पे लिया हूँ, तो पावर -2 हो जाएगी। और अगर डेसिमल को मैं 9 के बाद लिया हूँ, तो फिर ये पावर -3 हो जाएगी। यानी कि डेसिमल को अगर मैं 9 के बाद लिख दूँ, तो हो जाएगा 9.87, और 10 की पावर हो जाएगी -3 मीटर। 10 की पावर -3 जो पहले तय हो चुका है क्या चीज होती है? इंटू 10 की पावर -3 मिली होता है। तो ये फुल एंड फाइनल हो जाएगा 9.87 मिलीमीटर। जो मैं सॉल्व कर रहा हूँ, इस लेक्चर को दोबारा से देखिएगा, तो जो मैं आपको पीडीएफ दूंगा अभी क्लास के बाद। और अगर आपको एक्सप्लेनेशन में प्रॉब्लम हो तो फिर आप वीडियो भी दोबारा देखिएगा। आप वीडियो चाहिए पूरी ना देखें चाहें, लेकिन आपके पास वीडियो आ जाएगी जो उसको फास्ट, इसको आप जो है फास्ट फॉरवर्ड करके देख सकते हैं कि ये वाला जो सब पॉइंट बता रहे थे सर क्या बता रहे थे। तो रिकॉर्डिंग से आपको ये फायदा हो जाएगा। ये क्वेश्चन देखें। इसमें ये कह रहा है कि 2, 3, 4, 5 मीटर को किलोमीटर में चेंज करना है। अब आप क्लॉ को याद कर लें, किलोमीटर का मतलब क्या होता था? किलो का मतलब होता था 10 की पावर 3। तो मुझे इस क्वेश्चन के अंदर बेसिकली 10 की पावर 3 को इंट्रोड्यूस कराना होगा। अगर मैं एक दफा 10 की पावर 3 को इंट्रोड्यूस करवा दूंगा, तो मेरा मसला हल हो जाएगा। उसके लिए मैं क्या करूंगा? उसके लिए मैं पहले वैल्यू को लिखता हूँ, 2, 3, 4, 5 मीटर। ये बात तय है कि जब कोई 10 की पावर नहीं होती, तो एक्चुअली वो 10 की पावर 0 होती है। मुझे 10 की पावर 3 करनी है, क्योंकि 10 की पावर मुझे 0 से 3 करनी है। यानी कि 10 की पावर मुझे बेसिकली क्या करनी है? इंक्रीज करनी है। और पावर जब इंक्रीज करते हैं, तो उसके लिए हम डेसिमल को कहाँ पे मूव करते हैं? हम डेसिमल को लेफ्ट पे मूव करते हैं। अभी डेसिमल इसका बिल्कुल लास्ट में। तो अगर मुझे 3 पावर इंक्रीज करनी है, तो उसके लिए डेसिमल को 3 प्लेसेस मुझे लेफ्ट पे लेके आना पड़ेगा, यानी कि 2 के और 3 के बीच में। तो अगर इसको मैं 2 और 3 के बीच में ले जाता हूँ, तो जगह 2.345, और पावर इंक्रीज होकर कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। अब ये पावर जो इंक्रीज होकर 3 हुई है, तो इंटू 10 की पावर 3 को हमने क्या शॉर्टकट दिया हुआ है? किलो का शॉर्टकट दिया हुआ है, प्रीफिक्स है इसकी किलो।
ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2.345 किलोमीटर बन जाएगा। दैट वुड बी 2.345 किलोमीटर हो जाएगा। ये दो आप लोग ट्राई करें जरा, उसके आंसर्स मुझे चैट में भेजें या व्हाट्सएप करें। 0.09 सेकेंड्स आपके पास लिखा हुआ है, 0.09 सेकेंड्स। अब पहली बात तो ये कि जब कोई चीज़ बगैर 10 के पावर की लिखी होती है तो हमने पहले ही तय किया है कि उसके 10 की पावर कितनी होती है, 0। तो लिखा हुआ है 0.09 इंटू 10 की पावर 0 सेकेंड्स। हमें सेकेंड्स को मिली सेकेंड में चेंज करना है, और मिली का मतलब हमारे पास क्या होता था, 10 पावर -3। यानी अभी जो हमारी 10 की पावर 0 है, उसको हमें 10 की पावर -3 तक लेके जाना है, यानी कि पावर को हमें डिक्रीज करना है। और जब पावर को हमें डिक्रीज करना होता है तो हम डेसिमल को कहाँ पे लेके जाते हैं, जब हमें पावर को डिक्रीज करना होता है तो डेसिमल को हम राइट पे लेके जाते हैं। तो हम डेसिमल को शिफ्ट करेंगे, शिफ्ट टू द राइट। और चूंकि हमें 3 प्लेसेस तक उसको शिफ्ट करना है तो ज्यादा उसको हम डेसिमल को 3 जो है वो राइट पे लेके जाएंगे। अगर इसको हम 3 राइट पे लेके जाते हैं तो एक तो हो जाएगा 0.9, फिर हो जाएगा 9, और फिर चूंकि हमें एक और प्लेस लेके जाना है तो हमें फिर 0 अपने पास से लगाना पड़ेगा, यानी कि हो जाएगा 90। ये क्या हो जाएगा, 90। तो जब आप 0.09 को 90 लिखेंगे तो ये 10 पावर -3 सेकेंड्स हो जाएगा। और 10 पावर -3 जो होता है वो क्या होता है, वो मिली होता है। ये आपका मिली सेकेंड में कन्वर्ट हो गया, यानी कि 90 मिली सेकेंड्स। इस क्वेश्चन पे अगर आप आ जाएं, इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है 239099। अंडरस्टूड है इसका डेसिमल आखिर में, अंडरस्टूड है कि इसकी 10 की पावर 0। उसका आप 239099 इंटू 10 पावर 0 वॉट कह सकते हैं। आपको उसको मेगा में लेकर आना है। मेगा का मतलब होता है 10 की पावर 6, यानी कि इस केस में आप 10 की पावर 0 को 10 की पावर 6 करना चाहते हैं, यानी कि आप पावर को क्या करना चाहते हैं, इंक्रीज। जब आप पावर को इंक्रीज करना चाहते हैं तो फिर उसको आप करते हैं, डेसिमल को शिफ्ट करते हैं टू द लेफ्ट, और उसको आप 6 प्लेसेस तक शिफ्ट करेंगे लेफ्ट पर, क्योंकि आपको पावर को 6 जो है इंक्रीज करना है। अभी डेसिमल यहाँ पर है, 1 प्लेस, 2 प्लेसेस, 3 प्लेसेस, 4 प्लेसेस, 5 प्लेसेस, एंड दिस इज 6 प्लेसेस। और डेसिमल आपका 2 से पहले आएगा, तो अगर डेसिमल 2 से पहले आएगा तो हो जाएगा 0.239099। और 10 की पावर जो 0 से बढ़ के कितनी हो जाएगी, 6। और जब 10 की पावर 0 से बढ़ के 6 हो जाएगी तो फिर क्या लगेगा, 0.239099 मैगा होगा। तो आपकी जो एक्सप्रेशन है वो मैगा में आ जाएगी, क्योंकि आपको मैगा में चाहिए। ठीक है, तो आई होप कि ये इंट्रोडक्शन भी आपकी समझ में आया होगा। ये बात ध्यान में रखें, ये सारे टॉपिक्स में आपको इंट्रोडक्टरी लेवल पे पढ़ा, यानी कि हम प्रीफिक्स का इंट्रोडक्शन ले रहे हैं, हम 10 की पावर्स का इंट्रोडक्शन ले रहे हैं, हम फिजिकल क्वांटिटीज का इंट्रोडक्शन ले रहे हैं। ये चीज़ आपकी परफेक्ट होती रहेंगी जैसे जैसे आप फिजिक्स आगे पढ़ते रहेंगे, सिलेबस पूरा कवर करते रहेंगे। ये एक दो क्वेश्चंस और हैं, ये मैं लेक्चर आपके साथ अभी शेयर कर रहा हूँ, तो आप चाहें तो इसको खुद से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अगर आप इसको सॉल्व कर लेते हैं तो मेरे साथ आंसर शेयर कर लीजिएगा, मैं बता दूंगा आंसर सही है या गलत है। उससे फायदा ये भी होगा कि मुझे भी फीडबैक मिल जाएगा कि आप लोगों ने क्लास के बाद इस लेक्चर को सॉल्व किया भी या नहीं किया। तो दैट इज अ सॉर्ट ऑफ होमवर्क फॉर यू पीपल, ट्राई टू डू इट योरसेल्फ राइट आफ्टर द क्लास। सिग्निफिकेंट फिगर्स, ये हमारा अगला कॉन्सेप्ट है, सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होती हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स जो होती हैं वो जो है वो नंबर ऑफ डिजिट्स होती हैं गिवन मेजरमेंट में, जिससे पता चलता है कि वो मेजरमेंट कितनी एक्यूरेट है। मिसाल के तौर पर अगर मैं आपसे कहता हूँ कि 3.21 एक मेजरमेंट है, 0.021 एक मेजरमेंट है, और 1.435 जो है वो एक मेजरमेंट है। इसमें होता क्या है, इसमें हम बहुत डिटेल में तो नहीं जाएंगे, बस हमें ये पता होना चाहिए किसी भी मेजरमेंट में जितनी भी नॉन जीरो डिजिट्स होती हैं सारी सिग्निफिकेंट होती हैं। तो यहाँ पर एक दो तीन सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, यहाँ पर एक दो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, और यहाँ पर एक दो तीन चार सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं।
समटाइम्स जो नॉन नॉन समटाइम्स जो जीरो होता है वो भी सिग्निफिकेंट हो सकता है, लेकिन मैं अभी इतनी डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, वो थोड़ा बहुत आपने मैथ्स में पढ़ा हुआ होगा, वहां से आपको पता चल जाएगा। प्लस सिग्निफिकेंट फिगर की जो जरूरत पड़ेगी वो हमें एएस लेवल में पड़ेगी। तो एएस लेवल में जब सिग्निफिकेंट फिगर की जरूरत पड़ेगी तो उसकी हम सारे रूल्स हैं वहां पर स्टडी कर लेंगे। फिलहाल ये समझें कि किसी भी वैल्यू में मेजरमेंट में जितने नॉन जीरो नंबर हैं वो सब सिग्निफिकेंट होते हैं। जीरो समटाइम सिग्निफिकेंट हो सकता है, समटाइम नहीं हो सकता, वो एक अलग मैटर है। और जो वैल्यू आपकी लेफ्ट मोस्ट सिग्निफिकेंट होती है वो मोस्ट सिग्निफिकेंट कहलाती है, और जो सबसे राइट पर आती है वो लीस्ट सिग्निफिकेंट कहलाती है। ये मोस्ट सिग्निफिकेंट है, ये लीस्ट सिग्निफिकेंट है, ये मोस्ट सिग्निफिकेंट है और ये लीस्ट सिग्निफिकेंट है। इसके बारे में बस इतना काफी है आपके लिए, मेरे ख्याल से मजीद जो है वो फिलहाल अभी आपको जरूरत नहीं। अब हम थोड़ी सी बात करते हैं मेजरमेंट ऑफ लेंथ पर, यानी कि जब हम लेंथ को मेजर करते हैं तो वो किस तरह से मेजर करते हैं। सबसे पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि लेंथ की जो यूनिट होती है वो क्या होती है। लेंथ की जो यूनिट होती है वो मीटर होती है। सबसे पहली चीज आपको पता होना चाहिए कि लेंथ की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, मीटर होती है। लेकिन ये जो मीटर होती है ये लेंथ की इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड यूनिट होती है, यानी कि ये इसकी एसआई यूनिट होती है। तो ये तो वैसे तो इसकी इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड यूनिट है, लेकिन इसके अलावा हम और भी बहुत सारी यूनिट यूज करते हैं। हम किलोमीटर यूज करते हैं लेंथ के लिए, हम डेसीमीटर यूज करते हैं, हम सेंटीमीटर यूज करते हैं, मिलीमीटर यूज करते हैं। आपस में इनका कन्वर्जन ये होता है कि 1 किलोमीटर जो है 1000 मीटर के बराबर होता है, या 1 मीटर जो होता है वो 10 डेसीमीटर के बराबर होता है, या 1 मीटर जो होता है वो 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है, या 1 मीटर जो होता है वो 1000 मिलीमीटर के बराबर होता है। मैं ये चाहूंगा कि मैं आपको एक क्विक सा जो है कन्वर्जन यहाँ पर बताऊं, और इस क्विक से कन्वर्जन में मैं आपको ये बताऊं कि जब आपको किसी एक यूनिट ऑफ लेंथ को दूसरी यूनिट ऑफ लेंथ कन्वर्ट करना होता है तो वो आप कैसे करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कन्वर्जन करना है किलोमीटर टू मीटर, देन व्हाट यू आर सपोज टू डू, यू आर सपोज टू मल्टीप्लाई बाय 1000 और 10 पावर 3। इसका मतलब ये हुआ कि 2.5 किलोमीटर इज इक्वल टू 2.5 मल्टीप्लाई बाय 1000 मीटर, यहाँ पे 2.5 इंटू 10 पावर 3 मीटर। सिमिलरली अगर आपको जो है वो मीटर को कन्वर्ट करना है डेसीमीटर में, देन यू विल मल्टीप्लाई इट बाय 10। अगर आपको मीटर को कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में, देन यू मल्टीप्लाई इट बाय 100। और अगर आपको मीटर को कन्वर्ट करना है किसमें, मिलीमीटर में, देन यू मल्टीप्लाई इट बाय 1000। अगर आपको अदर वे राउंड करना है, अदर वे राउंड का मतलब है कि अगर आपको डेसीमीटर को मीटर में चेंज करना है, देन यू डिवाइड इट बाय 10। ऐसे अगर आपको सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना है, देन यू डिवाइड इट बाय 100। और अगर आपको मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है तो यू डिवाइड इट बाय 1000। ऊपर अगर आपको जो है मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करना है तो यू विल मल्टीप्लाई इट बाय 1000, और यू विल मल्टीप्लाई इट बाय 10 पावर 3। सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया। देन यू विल डिवाइड इट बाय 1000, और यू विल मल्टीप्लाई इट बाय 10 पावर-3। ठीक है। तो ये लेंस की डिफरेंट कन्वर्जन हैं, इनको भी आप देखिएगा, वीडियो में दोबारा देखिएगा। ये भी कम से कम आप 2 4 5 दफा करेंगे तो फिर आपको इससे अच्छी तरह से आप यूज टू हो जाएंगे। अब जब आपको डिफरेंट लेंथ्स को मेजर करना होता है तो इन ऑर्डर टू मेजर फॉर द मेजरमेंट ऑफ लेंथ्स हम डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करते हैं। ये आपको कुछ इंस्ट्रूमेंट्स के नाम लिखे हुए नजर आ रहे हैं। मीटर रूल, मेजरिंग टेप, ट्रंडल व्हील, वर्नियर कैलिपर्स, माइक्रोमीटर, स्क्रू गेज। अभी नाम तो आपको देखने में बड़े अलग अलग लग रहे हैं। मीटर रूल एक अलग नाम लग रहा है, मेजरिंग टेप एक अलग नाम लग रहा है, ट्रंडल व्हील आपको एक अलग नाम लग रहा है, वर्नियर कैलिपर्स आपको एक डिफरेंट नाम लग रहा है, माइक्रोमीटर, स्क्रू गेज आपको एक अलग नाम लग रहा है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन तमाम का पर्पज एक ही है। ये तमाम इंस्ट्रूमेंट जो है क्या मेजर करते हैं, ये तमाम इंस्ट्रूमेंट जो है
लेंथ्स मेजर करते हैं। ये तमाम इंस्ट्रूमेंट क्या मेजर करते हैं? ये तमाम इंस्ट्रूमेंट्स जो है लेंथ्स मेजर करते हैं। अब ये लेंस डिफरेंट टाइप की लेंस हो सकती है। ये लेंथ किसी टेबल की लेंथ हो सकती है। ये लेंथ किसी जो है वो एक फर्ज करें कि किसी बंदे की हाइट हो सकती है। ये लेंथ जो है वो किसी सर्कुलर शेप के ऑब्जेक्ट का डायमीटर हो सकता है। ये लेंथ जो है वो किसी डीप चीज की डेप्थ हो सकती है। ये लेंथ जो है वो किसी दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस हो सकता है। ये लेंथ जो है वो किसी सॉलिड की जो है वो विड्थ हो सकती है, उसकी हाइट हो सकती है, उसकी थिकनेस हो सकती है। दीज ऑल आर लेंथ्स। जो चीज मीटर में या सेंटीमीटर में या मिलीमीटर में नापी जाएगी वो क्या कहलाएगी? वो लेंथ कहलाएगी। अब ये लेंथ्स मेजर करने के लिए हमारे पास डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल हैं। और डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स आपको बताया मैंने कौन कौन से हैं। मीटर रूल है आपके पास, मेजरिंग टेप है आपके पास, ट्रंडल व्हील है आपके पास, वर्नियर कैलिपर्स है आपके पास, माइक्रोमीटर स्क्रू गेज है आपके पास। हमें इन सारे इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में थोड़ी थोड़ी बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि मीटर रूल कैसे यूज करते हैं, मेजरिंग टेप कैसे यूज करते हैं, वगैरह वगैरह। अगर हम बात करें सबसे पहले मीटर रूल पर, तो मीटर रूल जो है वो ज़ाहिर जिंदगी में आपने सैकड़ों दफा देखा होगा। इट इज़ अ मीटर रूल जो कि किसी भी टिपिकल स्ट्रेट चीज की लेंथ को नापने के लिए इस्तेमाल होता है। इसकी जो प्रिसीजन होती है वो 1 मिलीमीटर या 0.1 सेंटीमीटर तक होती है। प्रिसीजन का मतलब यहाँ पर ये है कि ये कम से कम 0.1 सेंटीमीटर नाप सकता है, 1 मिलीमीटर नाप सकता है। तो अगर कोई चीज़ जो है वो 1 मिलीमीटर से उससे कम लेंथ है या 0.1 सेंटीमीटर से भी उसकी कम लेंथ है, तो उसके लिए हम मोस्ट प्रोबेबली मीटर रूल को इस्तेमाल नहीं करेंगे। खैर इस्तेमाल तो उसको हम 0.1 सेंटीमीटर के लिए भी नहीं करते। मीटर रूल को हम उस वक्त यूज करते हैं जब हमारे पास कम से कम 5 सेंटीमीटर से लेकर 100 सेंटीमीटर तक की लेंथ हो। सो एनी लेंथ बिटवीन 5 and 100 सेंटीमीटर वुड बी मेजर्ड यूजिंग अ मीटर रूल। और एक शर्त और भी है कि लेंथ जो है ना ये थोड़ी स्ट्रेट होनी चाहिए, सीधी। अगर ये लेंथ कर्व्ड होगी तो कर्व्ड लेंथ के लिए जो है वो आपका जो स्केल है वो सूटेबल नहीं होगा। बिकॉज स्केल तो आपने देखा ही होगा, स्केल जो कि स्ट्रेट होता है तो वो कर्व्ड चीजों की लेंथ नहीं नाप सकता। मेजरिंग टेप जो है वो आमतौर पर इस्तेमाल करते हैं जब लेंथ बहुत ज्यादा होती है। लेट सपोज कि अगर 1 मीटर से भी ज्यादा की लेंथ है तो मीटर रूल तो उस पर बेकार हो जाएगा, क्योंकि मीटर रूल टोटल 1 मीटर का होता है, 100 सेंटीमीटर का। सो फॉर एनी लेंथ विच इज अबव 100 सेंटीमीटर और 1 मीटर, आपका मेजरिंग टेप जो है बेस्ट चॉइस है। और मेजरिंग टेप की एक खास बात और भी है कि ऑल्सो इट इज यूजफुल फॉर द मेजरमेंट ऑफ द लेंथ ऑफ कर्व्ड ऑब्जेक्ट्स। मिसाल तौर पर अगर लेंथ आपकी 10 सेंटीमीटर भी है लेकिन कर्व्ड है, तो 10 सेंटीमीटर वैसे तो मीटर रूल से नापना चाहिए, लेकिन कर्व होने की वजह से मीटर रूल वहां पर क्या हो जाएगा? यूजलेस हो जाएगा। तो वो 10 सेंटीमीटर के लिए फिर आप मेजरिंग टेप इस्तेमाल करिए। आप टेलर के पास जाते हैं, टेलर आपको जो है वो गर्दन का साइज देता है। आपकी जो नेक का साइज होता है वो हार्डली कोई 25-30 सेंटीमीटर होता होगा मुश्किल से, लेकिन वो मीटर उससे नहीं नाप सकते क्योंकि नेक का साइज जो है डायरेक्ट किससे आएगा? वो तो इससे आएगा ना, मेजरिंग टेप से आएगा। ट्रंडल व्हील क्या होता है? ट्रंडल व्हील क्या होता है? ट्रंडल व्हील एक जो है एक बहुत ही यूजफुल इंस्ट्रूमेंट है जो कि बहुत लंबे लंबे डिस्टेंसेस को जो है वो मेजर करने के लिए इस्तेमाल होता है। मिसाल तौर पर अगर मुझे यहाँ से लेकर अपने स्कूल तक का डिस्टेंस नापना है तो ट्रंडल व्हील इज अ गुड चॉइस। ट्रंडल व्हील में क्या होता है? ये ट्रंडल व्हील की डायग्राम है, अगर आपको नजर आ रही है। ये जो ट्रंडल व्हील होता है इसके एक सर्कल होता है और ये सर्कल पूरे जो है ना 1 मीटर का होता है। ये सर्कल पूरे 1 मीटर का सर्कल होता है। इसमें हर डिवीजन जो होती है वो आपकी 1 सेंटीमीटर की होती है। जब आप इसको जमीन पे रखकर हाथ से पकड़ के इसको चलाते हैं तो ये जो एरो आपको नजर आ रहा है, ये एरो जो एक डिवीजन आगे शिफ्ट हो जाता है। इसका मतलब आपने 1 सेंटीमीटर चल लिया, थोड़ा आगे जाएंगे 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4, 5, 6, 7, इस तरह आप चलते रहेंगे। तो अगर आपका टंडन व्हील यहाँ से स्टार्ट हुआ था और इंडिल पूरा घूम कर वापस यहीं आ जाता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया? आपने 1 मीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया या आपने 100 सेंटीमीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया। अब इसका फायदा ये है कि अब अपने घर से इसको लेके चले जमीन पर चलाते हुए, अब अपने स्कूल पहुंचे, स्कूल पहुंच कर पता चला कि ट्रेंडल व्हील टोटल जो है 500 टाइम्स घूम गया पूरा। इसका मतलब ये हुआ कि आपके घर से लेके स्कूल तक का फासला कितना है? आपके घर से लेके स्कूल तक का डिस्टेंस जो है वो 500 मीटर्स है। तो ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल टाइप की चीज है। और ये जो बड़े लंबे लंबे डिस्टेंसेस होते हैं जो कि मीटर्स में या किलोमीटर्स में होते हैं, उसको नापने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं।
वर्नियर कैलिपर जो होता है वो एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि आप इस्तेमाल करते हैं ऐसी लेंस के लिए, मेजरमेंट्स के लिए, जो कि 0.1 मिलीमीटर की प्रिसीजन तक हो। आपका जो मीटर रूल था वो 1 मिलीमीटर तक नाप सकता था, वर्नियर कैलिपर 0.1 मिलीमीटर तक नाप सकता है, यानी मीटर रूल से भी 10 टाइम्स ज्यादा प्रिसाइज होता है। ठीक है। इसके जरिए हम बहुत सारी चीजें नाप सकते हैं, लेकिन आमतौर पर इसको हम इस्तेमाल करते हैं तकरीबन 1 सेंटीमीटर से 5 सेंटीमीटर के लिए। 5 से लेकर 100 तक के लिए मीटर रूल को इस्तेमाल करते हैं, और 1 से लेकर 5 सेंटीमीटर तक के लिए हम वर्नियर कैलिपर को यूज करते हैं। वर्नियर कैलिपर की वर्किंग हमारे सिलेबस में पहले हुआ करती थी, लेकिन अब वर्नियर कैलिपर की जो वर्किंग हमारे सिलेबस में नहीं है। हमें सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि वर्नियर कैलिपर की प्रिसीजन कितनी है, जो कि 0.1 मिलीमीटर या फिर 0.01 सेंटीमीटर है। हमें ये पता होना चाहिए कि वर्नियर कैलिपर किन रीडिंग्स के लिए इस्तेमाल होता है। तो वर्नियर कैलिपर जो है वो 1 सेंटीमीटर से लेकर 5 सेंटीमीटर तक के लिए इस्तेमाल होता है। और तीसरी बात हमें ये बतानी चाहिए कि वर्नियर कैलिपर क्या क्या नाप सकता है। तो वर्नियर कैलिपर जो है वो आमतौर पर लेंथ नाप सकता है, डायमीटर्स नाप सकता है, थिकनेस नाप सकता है, डेप्थ नाप सकता है, और इंटरनल डायमीटर्स नाप सकता है। ठीक है। मोस्टली जो वर्नियर कैलिपर का यूज है वो इंटरनल डायमीटर्स के लिए होता है, क्योंकि इंटरनल डायमीटर के लिए कोई और इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल नहीं है। थिकनेस तो आप किसी और से भी नाप सकते हैं, लेंथ तो आप किसी और से भी नाप सकते हैं, लेकिन डायमीटर, जो इंटरनल डायमीटर्स होते हैं ना, उसके लिए वर्नियर कैलिपर ही बेस्ट होता है। बाकी इसका जो आखिरी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है वो है माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। माइक्रोमीटर स्क्रू गेज जो होता है वो वर्नियर कैलिपर से भी 10 टाइम्स ज्यादा एक्यूरेट होता है। ये वर्नियर कैलिपर से भी 10 टाइम्स ज्यादा प्रिसाइज होता है, और ये 0.01 मिलीमीटर तक या 0.001 सेंटीमीटर तक जो है मेजर कर सकता है। ठीक है। तो अब इसमें यह है कि